नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले। 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी। कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना को भी 2025-26 तक बढ़ाया। केंद्र सरकार का रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर लगातार जोर। आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे को दी मंजूरी, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। राज्यपाल के पास पहुंचे 10 विधायक, 44 विधायकों के समर्थन का किया दावा। इस्लामिक सहयोग संगठन में इंडोनेशिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के आह्वान का करेगा समर्थन। आसियान महासचिव ने कहा, आसियान और भारत सभी मुद्दों पर मिलकर करेंगे काम। तो ग्रीस ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दिखाई एकजुटता। और देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बरसे बदरा, तो राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। और हेडलाइंस के बाद अब देखेंगे खबरें विस्तार से। राज्यों से देखेंगे खबरें। सबसे पहले खबर हिमाचल से, जहां एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी वेतनमान में बढ़ोतरी और लंबित ओवरटाइम के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर इन कर्मचारियों ने मांगे ना मानने पर आने वाले दिनों में बड़े प्रदर्शन और हड़ताल की भी चेतावनी दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की आपातकालीन सेवाओं में तैनात जो वाहन है 108, 102, उनकी जो एम्बुलेंस सेवाएं आज दिन भर प्रदेश में ठप रही। आपातकालीन सेवाओं में तैनात इन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज 24 घंटे की हड़ताल की है। पिछले लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार शांतिप्रिय प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज हड़ताल का रूप इन मांगों ने लिया है और पूरे प्रदेश से करीब 1400 कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आपातकालीन सेवाएं देने वाले प्रदेश की 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी आज प्रदेश व्यापी हड़ताल पर रहे। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान सुनील दत्त ने बताया कि कंपनी प्रबंधन उनसे 12 घंटे काम ले रहा है, लेकिन वेतन की अदायगी सिर्फ 8 घंटों के हिसाब से की जाती है। उन्होंने कहा कि उनका बकाया वेतनमान जल्द जारी किया जाए, नहीं तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम चाहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी हो और ये कंपनी जोर जबरदस्ती करके हमारे से 12 घंटे की ड्यूटी करवाती है। हमारी उम्मीद है, आज सरकार से भी चाहते हैं, NHM से भी चाहते हैं कि इस चीज़ में जरूर संज्ञान ले और कल रात के 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक हमारा जो हड़ताल का कार्यक्रम है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में ठप कर दिया गया है। हम लोग बिल्कुल भी एम्बुलेंस नहीं चला रहे, हमारे 1300 एम्प्लॉयर बिल्कुल साथ है और हम लोग तब तक गाड़ियों में नहीं चढ़ेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की है। उन्होंने बताया कि साल 2022 से पहले भी उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी और अब 3 साल बाद फिर से उन्हें दोबारा वही परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसे लेकर उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। कंपनी हमारी डिमांड नहीं मांगती है तो हम स्ट्राइक को आगे ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमारी बेसिक नीड है, हमारी डिमांड है, डिमांड में हमारी जैसे कि हमारी बेसिक सैलरी जो CGM कोर्ट, हाई कोर्ट से ऑर्डर लागू हो चुके हैं वो हम पे अभी तक एक्ट नहीं किए गए, अभी तक लागू नहीं किए गए हमारी कंपनी द्वारा। हमारे को वही 11,700 सैलरी 30 महीने का 31 दिन का 1 महीने की मिलती है। उसमें PF डिडक्शन होता है 1200-1300 रुपये का। बाकी ELPL उसके नाम पर कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। अगर ELPL अगर कोई एम्प्लॉय उसको यूज़ नहीं करता तो उसके चार्जेस उसके पेमेंट बनती है, तो वो पेमेंट भी हमारे को नहीं मिलती। हमारे को सैलरी स्लिप नहीं दी जाती कंपनी तरफ से। सैलरी अगर मिलती है तो उसमें PF अमाउंट शो नहीं होता है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सरकार से न्यूनतम घोषित वेतनमान देने की मांग की है। कंपनी पर कर्मचारियों ने आदेशों का पालन नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं।
आरोप है कि कर्मचारियों से बिना ओवरटाइम दिए 12-12 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को नियमानुसार छुट्टियां भी नहीं दी जा रही। कर्मचारियों की इस हड़ताल की वजह से प्रदेश में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने भी जल्द सरकार से एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों का संज्ञान लेने की अपील की है। आज हमारे भी रिलेटिव कोई बीमार थे, उनको दिक्कत हो रही थी एम्बुलेंस की वजह से, तो उनको छोड़ने में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं उनको अपनी गाड़ी में छोड़ के आया था। सर, हम चाहते हैं सरकार से भी ये हड़ताल जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए, जिससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो। सर, आज एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल रही है हमें, तो लोग परेशान हो रहे हैं और हमें जो इनकी समस्या है इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी और सरकार के बीच में जो ये चला है मतभेद, आई थिंक ये जल्दी सुलझना चाहिए और इससे ताकि आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो जल्दी मतलब निपट जाए और ताकि सबको सहूलियत जो आम जनता और गरीब लोगों को जो मिलती है, दूर दराज के लोगों को एम्बुलेंस की, वो वैसे ही मिलती रहे। प्रदेश भर में आज एम्बुलेंस सेवाओं के बंद होने से, ठप होने से जो आम जनमानस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि अस्पताल पहुंचने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। लंबे समय से कर्मचारी सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और अब इनका कहना है कि अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाले समय में वो इसको लेकर उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ DD न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से, बात नक्सल मुक्त बस्तर की। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अब नक्सलवाद के साए से मुक्त हो चुका है। यह खबर पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया है। तो देखिए DD न्यूज़ के संवाददाता सोमेश कुमार पटेल की छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर हुआ नक्सल मुक्त, मिट गया लाल आतंक का नामो निशान। बस्तर को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से किया गया बाहर। बस्तर में अब कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में होगा सुधार। लाल आतंक के खात्मे के बाद आदिवासियों में खुशी की लहर। बस्तर के नक्सल मुक्त होने का असर सामाजिक और आर्थिक जीवन में होगा। एक समय था जब अबूझमाड़ और ओडिशा से सटी बस्तर की सीमाएं नक्सलियों का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। कोलेंग और तुलसी डोंगरी की दुर्गम पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों का पहुंचना लगभग असंभव था। वहीं दरबा की वो घाटी जहां झीरम घाटी जैसा विभत्स हमला हुआ था, नक्सलियों की खुली सल्तनत हुआ करती थी। आज वही इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है। सुरक्षा बलों के नए कैंप खुल चुके हैं और जनजीवन सामान्य हो रहा है। खास बात यह है कि जिस जमीन पर कभी नक्सली अवैध रूप से गांजा उगवाया करते थे, अब वहां स्थानीय किसान सब्जियां और पारंपरिक फसलें उगाएंगे। विगत दिनों जिस तरीके से प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग सहित संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल प्रभावित संख्या की गिनती में काफी उल्लेखनीय कमी आया है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करेगा तो बस्तर संभाग की जो 4 जिला है, जिला बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर को अधि नक्सल प्रभावित जिला के रूप में आइडेंटिफाई किए गए थे और जिला दंतेवाड़ा को अन्य नक्सल प्रभावित जिला के रूप में शिनाख्त किए गए थे और 2 जिला बस्तर और जिला कोंडागांव को डिस्ट्रिक्ट ऑफ थ्रस्ट और लेगेसी के रूप में आइडेंटिफाई किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ थ्रस्ट और लेगेसी का अर्थ यह है, इन जिला में पूर्व में नक्सल गतिविधि परिलक्षित हुआ, लेकिन वर्तमान में काफी हद तक नक्सल घटनाक्रम और नक्सल गतिविधि कम हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है। उसका असर अब दिख रहा है। बस्तर जिला जो कभी नक्सलवाद का क्षेत्र था, वो अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। हाल फिलहाल में भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक वर्गीकरण के अनुसार पूरा भारतवर्ष में मात्र 18 जिला जो नक्सल प्रभावित जिला का गिनती में आ रहा है। इनमें से 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन की गई, अधि नक्सल प्रभावित जिला, अन्य नक्सल प्रभावित जिला और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न। इस प्रकार प्रत्येक कैटेगरी में 6 जिला के अनुरूप टोटल 18 जिला को नक्सल प्रभावित जिला के गिनती में लेकर आया गया और अन्य 28 डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेगेसी और थ्रस्ट के रूप में आइडेंटिफाई किए गए थे। यह बदलाव केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि विश्वास,
विकास और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। दशकों तक हिंसा झेल चुके बस्तर वासियों के लिए ये एक नई सुबह है। बंदूक की जगह अब हल चलेगा और खेतों में खून की जगह हरियाली लहलहाएगी। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो 1980 के दशक से नक्सलवाद की चपेट में था, अब इतिहास के नए अध्याय लिख चुका है। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त करते हुए उसे LWE प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि दशकों से नक्सल हिंसा झेलते आ रहे लोगों के संघर्ष, सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार की विकासपरक सोच की बड़ी जीत मानी जा रही है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। भारत एट 7 में आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब खबर बिहार से, जहां पटना से गया अब सिर्फ 90 मिनट में तय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी बिहार दौरे के दौरान राज्य में करीब 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इन योजनाओं में हवाई अड्डे, सड़कें, रेलवे और बिजली की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे राज्य का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी पटना गया डोभी कॉरिडोर भी इसी में शामिल है। इस सड़क के शुरू हो जाने से राजधानी पटना से गया की दूरी अब केवल 90 मिनट की रह जाएगी। अब पटना से गया सिर्फ 90 मिनट में। पटना गया डोभी 4 लेन का काम पूरा। जापान के सहयोग से हुआ पटना गया डोभी परियोजना का निर्माण। महत्वाकांक्षी परियोजना में 5 ROB का भी हुआ निर्माण। दिल्ली, कोलकाता और झारखंड तक जाना होगा आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे के दौरान पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें पटना गया डोभी कॉरिडोर भी शामिल है। 5,519 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सड़क के कारण पटना से गया की दूरी केवल 90 मिनट की रह जाएगी। ये सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण राजधानी पटना गया में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से आसानी से जुड़ जाएगा। पटना के सरिस्ताबाद से गया बाईपास और बोध गया होते हुए डोभी तक जाने वाली 4 लेन सड़क की कुल लंबाई 127 किलोमीटर है। इस सड़क की DPR 2010-11 में बनकर तैयार हो गई थी। हालांकि कई कारणों से सड़क का निर्माण रुकता रहा, मगर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद काम में तेजी आई। यात्रा सुगम हो गया है। जहां पर लगभग गया से डोभी जाने में और डोभी से पटना आने में
मैंने कहना ही नहीं क्या समय लगता था, 5 घंटा लगता था पटना डोभीबाग जाने में। आज वो यात्रा मात्र 1 घंटा 45 मिनट में हो रहा है। जाकर पेट्रोल, डीजल और समय तीनों का सेविंग बचत हो रहा है जाकर के, और यात्रा सुगम हो रहा है। गाड़ी भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है। जब सड़कें ख़राब होती है तो गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, उसमें भी काफ़ी कमी आई जा करके। यह निर्माण होने से समस्त दुनिया और देश के कोने से आने वाले बिहार में लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है। पटना गया डोभी परियोजना का निर्माण जापान के सहयोग से शुरू हुआ है। बोध गया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूरी दुनिया में सबसे पवित्र स्थल है। पहले जापानी पर्यटकों को बोध गया पहुंचने में काफी परेशानी होती थी। जापानियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद ही इस परियोजना की नींव रखी गई। पब्लिक को बहुत काफी राहत हो गया है। पहले हम लोग पटना जाते थे 4 घंटा लगता था। अब लोग 1.5 से 2 घंटे में हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 5 ROB का भी निर्माण हुआ है। साथ ही पटना गया डोभी सड़क 4 प्रमुख सड़कों से जुड़ेगी, जिसमें पटना आरा बक्सर NH, बिहटा सरमेरा SH, गया बिहार शरीफ सड़क और स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली कोलकाता राजमार्ग शामिल हैं। इसके कारण दिल्ली, कोलकाता और झारखंड तक जाना आसान होगा। पटना गया डोभी सड़क परियोजना का निर्माण 3 फेज में किया गया था। इसके शुरू हो जाने से केवल गया और बोध गया का ही विकास नहीं होगा, बल्कि गया के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर होने के कारण राज्य के उद्योग को भी बड़ा बल मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटन के विकास की भी अपार संभावनाएं खुल जाएंगी। DD न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब खबर राजस्थान से, जहां झुंझुनू के 285 गांवों की तकदीर बदलने वाली है। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने शेखावटी के झुंझुनू जिले उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ इलाके की पीने की पानी से जुड़ी बरसों पुरानी मांग को पूरी कर दी है। अब इन इलाकों को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना से पानी मुहैया करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना। पेयजल संकट से जूझ रहे झुंझुनू जिले को मिलेगी राहत। उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ इलाके की पेयजल से जुड़ी बरसों पुरानी मांग हुई पूरी। झुंझुनू के 285 गांवों की बदलेगी जिंदगी। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से होगी जल आपूर्ति। 1092 करोड़ रुपए की परियोजना जल्द होगी शुरू। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेयजल संकट से जूझ रहे झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन दोनों क्षेत्रों को कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना में शामिल किया गया है। सरकार ने इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 1092 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, जिससे इन क्षेत्रों के 285 गांवों और 2 कस्बों में हर घर तक पेयजल पहुंचेगा। इस परियोजना की निर्माण लागत 1023 करोड़ 72 लाख रुपए है और संचालन लागत 68 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंदर 3 जिलों के अंदर जो भी बचे हैं, जहाँ पे पहले जल जीवन मिशन के काम हो चुके हैं, जो है लगभग 1200 गांव जो बचे हैं तीनों जिलों के, उनके लिए लगभग 7000 करोड़ की योजना है। उसके हमने टेंडर लगा रहे हैं। 15 जून तक उसके हम टेंडर लगा लेंगे। आने वाले 3 साल के अंदर जो भी बचे हैं जो गाँव उनका हम जल जीवन मिशन में जोड़। PHED विभाग ने L&T कंपनी को इस परियोजना का कार्य आदेश जारी किया है। विभाग ने कंपनी को 2 वर्ष में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है। परियोजना के पूर्ण होने पर उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ के डार्क जोन क्षेत्रों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी और घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। लगभग 1.5 दशक से लंबित इस मांग को पूरा करने के लिए पूर्व सांसद संतोष अहलावत और उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने विशेष प्रयास किए हैं। 2013 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना की DPR तैयार की गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस शासनकाल में ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। अगर बीच में भी 18 से 23 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती तो पानी 5 साल पहले आ गया होता, पर अब अंततोगत्वा
सब काम सही हो गया, देर से और दुरुस्त आए हैं और पूरी विधानसभा में घर घर में पानी पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है, सब जगह कहाँ चिन्हित कर रहे हैं जगह कि स्टोरेज कहाँ बनेगा, और बहुत बड़ी समस्या से लाइफ लाइन एक तरह से कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना 2 विधानसभा में साबित होगी। स्पेशली हम लोग हरियाणा के बॉर्डर पर रहते हैं, पानी बिल्कुल नहीं है, ट्यूबवेल सूख गए हैं निरंतर, तो हमको कोई भी सतही पानी चाहिए था। उसके लिए मैं बहुत बहुत आज उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों क्षेत्रों में घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से कुंभाराम परियोजना का पानी पहुंचाया जाएगा। स्थानीय जनता ने सरकार का आभार जताते हुए खुशी जताई है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी हमें भी मिलेगा, तो भाजपा सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये हमारे घर घर सभी के घर घर पानी पहुंचेगा, जिससे हमें दूर दूर पानी लाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हमारी पानी की समस्या भी दूर होगी। भाजपा सरकार ने ये जो काम किया है ये हमें बहुत ही सराहनीय काम है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो पानी की समस्या थी इसका समाधान स्थायी रूप से किया गया है। कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना के तहत मलसीसर में पहले से निर्मित डैम से झुंझुनू जिले के खेतड़ी, झुंझुनू और मंडावा विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अब इस परियोजना के विस्तार से उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ विधानसभा के निवासियों को भी लाभ मिलेगा। ये परियोजना जिले की 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के झुंझुनू से डीडी न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार सिंधी की रिपोर्ट। धन्यवाद। भारत एट 7 में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर उत्तर प्रदेश से। बात प्रोजेक्ट अलंकार की, जो देश भर में आदर्श मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किया गया प्रोजेक्ट अलंकार अब देश भर में एक आदर्श मॉडल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को अब कई राज्यों में पसंद किया जा रहा है और लागू करने की तैयारी भी चल रही है। तो आप जरा देखिए कि ये प्रोजेक्ट अलंकार में है क्या कुछ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश भर में मिसाल बन रही है यूपी का प्रोजेक्ट अलंकार। योगी आदित्यनाथ के प्रोजेक्ट अलंकार ने सवारी
यूपी में शिक्षा की छवि। योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देना। प्रोजेक्ट अलंकार से यूपी के बच्चों को मिल रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योजना की खुले दिल से की सराहना। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट अलंकार बना देश भर में आदर्श मॉडल। उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अलंकार की इन दिनों पूरे देश में चर्चा है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यूपी की योगी सरकार राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का प्रोजेक्ट अलंकार से कायाकल्प कर रही है। बरेली जिले में इस प्रोजेक्ट के तहत सभी 60 विद्यालयों का चयन किया गया, जिसके तहत स्कूलों में बहुउद्देशीय हॉल, बेहतर क्लासरूम, पानी और शौचालय की सुविधा को बेहतर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से बरेली सहित राज्य के सभी विद्यालयों की दशा में काफी सुधार आया है। हमारे प्रोजेक्ट अलंकार में लगभग 35 पैरामीटर्स हैं, जिन पे हमें मूलभूत अवस्थापना संबंधी, पेयजल, स्वच्छता संबंधी तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित 35 पैरामीटर्स पे हमें अपनी कार्य योजना पूर्ण करनी थी। उन सभी को हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल साहिबान के साथ डिस्कस करके अपनी कार्य योजना 25-26 के लिए कार्य योजना हमने अपनी कंप्लीट की है। इससे वास्तव में बहुत सुधार आ रहा है और जो पुराना ढर्रा था बना हुआ, उस चीज को एक नया रूप दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के 2441 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 35 बिंदुओं के आधार पर पूरी तरह से सुसज्जित करना था। इस योजना के तहत जनपद फतेहपुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 43 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इन राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य के साथ सभी मूलभूत सुविधाओं के 82 पैरामीटर्स का ध्यान रखा जा रहा है। इससे निश्चित रूप से इन विद्यालयों की दशा सुधरने के अलावा शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता आएगी। जनपद फतेहपुर में राजकीय घटक के अंतर्गत कुल 47 विद्यालय जनपद में स्थित है और 47 के सापेक्ष अब तक 43 विद्यालय में 11 पैरामीटर पर कुल पैरामीटर 82 यानी 82 पैरामीटर पर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार से सरकारी स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं में आ रहे बदलावों से छात्र और छात्राएं काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार की योजना से यहाँ पर टाइल्स लगे और पानी की व्यवस्था भी हुई और लैब वगैरह की भी व्यवस्था है यहाँ पर। पहले मतलब साफ़ सुथरा नहीं था, पहले अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, मतलब गंदगी भी रहती थी। अब साफ़ सुथरा रहता है तो पढ़ने में मन भी लगता है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत तो यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है और शौचालय भी साफ कराए गए हैं और ऊपर पानी भी नहीं छूता। अब प्रोजेक्ट अलंकार से पहले यहाँ कुछ नहीं ज़्यादा था, अब टाइल्स वाइल्स लग गए हैं, सारी व्यवस्था भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट अलंकार अब पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसकी सराहना करते हुए इसे अपने राज्यों में लागू करने की इच्छा जताई है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण अंचल में शिक्षा का जिस तरीके से हम लोगों ने कार्य किया, आज हमारे विद्यालय देखिए किस तरीके से साफ सुथरे सुंदर विद्यालय, शौचालय युक्त विद्यालय, वहाँ के शिक्षक इतना बेहतरीन अपना कार्य कर रहे हैं। खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों का ये कायाकल्प केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव और दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।